कहानी है शाहपुर के एक मोहल्ले में रहने वाली मोना की। मोना ने अभी अभी अपना कॉलेज पूरा किया था। कॉलेज खत्म होते ही मोना के लिए कई सारे रिश्ते आने लगे थे। मोना की माँ सरिता भी अब शादी को लेकर मोना के पीछे पड़ गई थी। मोना बिटिया, ये देखो, पड़ोसन सुनीता ने आज तुम्हारे लिए उसके मायके के लड़के का रिश्ता लाया है। क्या माँ, सुबह हुई नहीं, आप हर रोज़ मेरे सामने एक नया फ़ोटो पेश करती हो। अरे एक बार तस्वीर देख तो ले। बड़ा ही सुंदर, सुशील, समझदार लड़का है। तेरी भाषा में ये तेरा परफेक्ट पार्टनर हो सकता है। अच्छे से सोच ले, क्योंकि अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। सरिता लड़की की फ़ोटो टेबल पर रख कर वहाँ से चली जाती है। तभी उस फोटो पर मोना की नज़र पड़ती है। वैसे लड़का तो हैंडसम है। आज तक किसी लड़की की तस्वीर देखकर जो लगा नहीं, आज वो इस लड़के की तस्वीर देखकर लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि दिल में घंटी बज रही है। माँ ने कहा, वैसे यही मेरा परफेक्ट पार्टनर होगा क्या? अगले 2 दिनों तक मोना इस तस्वीर को देखकर न जाने कितने सपने सजा रही थी। सरिता का मनाना और मोना का लड़की को पसंद करना एक हुआ और कह दिया मोना ने शादी के लिए हाँ। माँ, मैं तैयार हूँ इस लड़के से शादी करने के लिए, लेकिन मुझे शादी के बाद घर छोड़कर जाना होगा। ससुराल वालों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाना होगा, सास की हर एक बात माननी होगी, घर का सारा काम करना होगा, वो भी अकेले। शादी के बाद तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन ये लड़का, इसकी भी शादी हो रही है, लेकिन इसके जीवन में तो ज़रा भी बदलाव नहीं आएगा। सब कुछ मुझे अकेले करना होगा और ये महाशय कुर्सी पर बैठकर मुझे आराम से ऑर्डर देते रहेंगे। अरे बेटा, सिर्फ तुम्हारी नहीं, इस लड़की की, मतलब मयूर की भी तो ज़िंदगी बदल जाएगी। शादी के बाद एक दूसरे के कामों में, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने का वचन दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देते हैं और इसी वचन को ज़िंदगी भर निभाते हैं। अच्छा, मतलब मयूर मेरे हर एक काम में मदद करेगा? हाँ, तुम्हारे सुख दुख में आजीवन तुम्हारे साथ खड़े रहने का वचन मयूर तुम्हें शादी के वक्त देगा। और इसके अलावा तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखना, तुम्हें सम्मान देना और तुमसे ढेर सारा प्यार करना, ये सारे वचन भी तुम एक दूसरे से शादी के वक्त करोगे। ऐसे पूरे 7 वचन होते हैं। इन सब के बारे में पंडित जी तुम्हें शादी के वक्त बताएंगे। सरिता की बात सुनकर मोना बड़ी खुश हो जाती है। शादी को लेकर उसके मन में जो सवाल थे वो सारे मिट गए थे ये वचनों वाली बात सुनकर। ऐसे ही कुछ समय निकल जाता है। कुछ दिनों बाद मोना मयूर के साथ शादी करके नई नवेली दुल्हन के रूप में अपने ससुराल में एंट्री करती है। नया शहर, नया घर, नया परिवार, नए रिवाज अपनाते अपनाते ऐसे ही मोना के शादीशुदा जीवन के 4-5 महीने निकल जाते हैं। एक दिन मोना की सास मीरा उसे आवाज़ लगाती है। मोना, तुम्हारी शादी को 4-5 महीने हो गए, लेकिन आज तक हमने तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाया बेटा। रोज़ हम सबके लिए तुम्हारी जिठानी सलोनी ही खाना बनाती है। आज वो मायके गई है तो अच्छा मौका है, आज हम सबके लिए तुम खाना बनाओगी, वो भी हमारे तरीके का रजवाड़ी खाना। क्या क्या बनाना है माँ जी खाने में? क्या क्या मतलब? रजवाड़ी खाने में कौन कौन से पदार्थ होते हैं तुम्हें पता नहीं है क्या? हाँ पता है, लेकिन सारे व्यंजन बनाने हैं क्या? हाँ, सारे बनाने आता है ना तुम्हें? सब कुछ बनाना बना पाओगी ना? जी माँ जी, मुझे सब कुछ बनाना आता है। मीरा की रजवाड़ी खाने की फरमाइश सुनकर मोना डर गई थी, क्योंकि मोना को रजवाड़ी खाना बनाना तो दूर, रजवाड़ी खाने में क्या क्या बनता है ये भी पता नहीं था। सास की डांट से बचने के लिए मोना सास के सामने मुझे सब आता है ऐसा कहकर अपनी मुंडी हिलाती रही। थोड़ी देर बाद, हे भगवान, क्या मुसीबत है। भाभी को भी आज ही मायके जाना था, वो नहीं जाती तो मुझ पर खाना बनाने की नौबत ही नहीं आती। अब भाभी मायके गई है तो बातों में व्यस्त होगी, मेरा फ़ोन भी नहीं उठाएंगी। कम से कम ये तो पता चले रजवाड़ी खाने में बनता क्या है। इंटरनेट से देखकर बना लूँगी, मेरी माँ को भी नहीं पता होगा। मोना रसोई घर में खड़ी रहकर खुद से बड़बड़ा रही थी। तभी उसकी नज़र सामने रखे हुए फ़ोन पर पड़ती है। मैं यहाँ खाना बनाने के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रही हूँ, लेकिन मेरा पति वहाँ ऑफिस में बैठकर पंखे की हवा खा रहा होगा। माँ ने कहा था शादी के बाद हर सुख दुख, हर परेशानी दोनों की होती है, फिर ये खाना बनाने की परेशानी मैं अकेले क्यों झेलूँ? अभी फ़ोन करती हूँ मेरे सुख दुख के साथी को। मोना तुरंत मयूर को फ़ोन लगाती है। मयूर जी, माँ जी ने मुझे रजवाड़ी खाना बनाने के लिए कहा है। भाभी घर पर नहीं है, मुझे रजवाड़ी खाना बनाना नहीं आता, क्या करूँ? तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो माँ को साफ साफ बता दो। ऐसे कैसे? माँ जी ने शादी के बाद पहली बार मुझे कुछ बनाने के लिए कहा है और मैंने उनके सामने हाँ भी कह दिया। अब मैं मना करूँगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा।
तुम और तुम्हारा रजवाड़ी खाना, तुमसे जो होगा वो करो, लेकिन मुझे परेशान मत करो, मुझे बहुत काम है ऑफिस में। मुसीबत के समय पत्नी को अकेले ही छोड़ना था तो पूरी दुनिया के सामने क्यों दिया मुश्किल में साथ रहने का वचन? शादी के वक्त तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मुझे खुश रखेंगे, मेरा साथ देंगे, ऐसे कई सारे वचन मुझे दे रहे थे। लेकिन आज जब मैं परेशानी में हूँ तो मुझे अकेला छोड़ रहे हो। लगता है शादी के वक्त मुझे दिए गए सारे वचन आप भूल गए। उसी वचनों में से एक वचन था घर के कामों में मेरी मदद करने का। खाना बनाने का काम मैं अकेली कर लूँगी, लेकिन कम से कम रजवाड़ी खाना कैसे बनता है, रजवाड़ी खाने में क्या क्या होता है, इतना तो बता दो। क्या घर के कामों में तुम्हारी मदद करने का वचन मैंने तुम्हें शादी के वक्त दिया था? हाँ, वही तो भूल गए आप। अरे नहीं नहीं, शादी को 4-5 महीने हो गए ना, तो ठीक से याद नहीं आ रहा ऐसा कोई वचन। हे भगवान, शादी के वचन भूल गए आप? कम से कम वचन किससे दिए ये तो याद है ना, कि वो भी भूल गए? अरे नहीं नहीं, ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। और मानो मैंने ऐसी कोशिश भी की तो क्या तुम मुझे भूलने दोगी? इस जन्म में तो नहीं। चलो अब जल्दी जल्दी रजवाड़ी खाने में क्या क्या बनता है मुझे बताओ, और अपना शादी में मुझे दिया हुआ घर के कामों में मदद करने का वचन निभाओ। शादी के समय लिए हुए 7 वचनों में अपना एक अनोखा वचन जोड़कर रजवाड़ी खाना बनाने में मोना अपने पति मयूर को भी शामिल कर लेती है। दोनों मिलकर अच्छा रजवाड़ी खाना बना लेते हैं। थोड़ी देर बाद वाह, मम्मी सच कहती थी, जब पति पत्नी दोनों मिलकर कुछ भी करते हैं तो कोई भी काम बढ़िया ही होता है, और ये रजवाड़ी खाना उसका उत्तम उदाहरण है। शादी में हमने क्या वचन लिए थे मुझे खुद याद नहीं है, लेकिन फिर भी ये वचनों का ब्रह्मास्त्र अपने पति से कोई भी काम निकलवाने के लिए बड़ा ही शक्तिशाली है। अब ऐसे ही मोना अपने पति से हर बात मनवाने के लिए या फिर अपना कोई भी काम निकलवाने के लिए वचनों के ब्रह्मास्त्र में हर बार अपना कोई अनोखा वचन जोड़ती थी। सुनिए ना, आज संडे है, हम शॉपिंग पर चलते हैं, फिर बाद में कोई अच्छी मूवी देखने जाएंगे। शादी के बाद आप ना सिर्फ एक ही बार मुझे मूवी दिखाने ले गए थे। अरे नहीं नहीं, आज संडे और मुझे आराम करना है, मैं नहीं आ रहा हूँ कोई भी मूवी देखना। प्लीज़, मेरा बड़ा मन है। प्लीज़ समझा करो, मुझे आराम करना है। करते रहिए ना आप आराम। पता नहीं जो वचन लोग निभा नहीं पाते वो वचन देकर लड़कियों को फंसाते क्यों है। पहले तो 1700 वचन देते लड़कियों को, शादी के लिए मनाते, लेकिन शादी होती कभी पति को ऑफिस का काम होता है, कभी पति को आराम करना होता है। किस्मत फूटी मेरी जो आपके वचनों पर भरोसा किया। क्या शादी में 1700 वचन होते? मुझे तो पता ही नहीं था। आपको पता ही क्या होता है? आपने मुझे शादी के वक्त वचन दिया था, हफ्ता भर काम करके मैं कितना भी क्यों ना थक जाऊं, लेकिन फिर भी मेरा संडे सिर्फ तुम्हारा रहेगा। संडे के दिन हम घूमने जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, फिल्म देखेंगे। लेकिन भूल गए ना आप मुझे दिए हुए वचन। अरे जो वचन निभाने ही नहीं थे वो वचन दिए ही क्यों? मुझे तो मेरी किस्मत पर रोना आ रहा है। मेरी सहेली पिंकी के पति ने उसे वचन दिया था, शादी के वक्त मैं तुम्हें कभी भी एक ड्रेस, एक साड़ी दोबारा नहीं पहनने दूंगा। शादी को 2 साल हो गए, लेकिन आज तक पिंकी का पति पिंकी को दिए हुए वचन को निभा रहा है। आपको देखो, शादी को 5 महीने हुए नहीं, आप मुझे दिए हुए सारे वचन भूल गए। अरे मोना चुप हो जाओ, रो मत। क्या तुम भी यार बातों बातों पर बच्चों जैसी रोने लगती हो? तो क्या करूं, जिसका पति अपनी पत्नी को दिए हुए वचन भूल गया होगा, वो बेचारी पत्नी और करे भी तो क्या करे। आप मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। ये वचन भी आपने मुझे शादी के वक्त दिया था, लेकिन देखिए अब ये वचन भी भूल गए। संडे के दिन आपको आराम ही करना था तो क्यों दिया मुझे संडे के दिन फिल्म दिखाने का, शॉपिंग करने का और चाट पापड़ी खिलाने का वचन। मैं थोड़ी ना जोर ज़बरदस्ती करके आपसे कोई वचन मांग रही थी। मेरी माँ, गलती हो गई मुझसे जो मैं तुम्हें इतने सारे वचन दे बैठा। हाँ, तो अब वचन दिया है तो वचन निभाओ। चलो फिल्म देखने। ठीक है, 2 मिनट में कपड़े बदल कर आता हूँ। अब मयूर ने मोना की कोई भी बात टालने की कोशिश की तो मोना मयूर के सामने अपनी शादी के वचनों का पाठ पढ़ने बैठ जाती थी। मोना ने खुद ब खुद बनाए हुए वचनों को सच में शादी के वचन समझकर मयूर भी उसकी हर एक बात मानने लगा था। वचनों का ब्रह्मास्त्र निकालकर कभी मोना आइसक्रीम खाने चली जाती, कभी डिनर डेट पर, कभी शॉपिंग पर। मोना, तुम्हें पता है हमारे मोहल्ले से आगे जाकर वो दुकान ही है क्या साड़ी की, वहाँ सिल्क साड़ियों का सेल लगा है। मैंने कल सब्जी मार्केट से आते आते देखा, मेरा तो दिल ही बस गया वो साड़ियों में। हाँ, तो भैया से कहो ना, वो दिलाएंगे ना आपको साड़ियाँ। अरे मेरा नसीब तुम्हारी तरह थोड़ी ना है। देवर जी तुम्हारी हर एक बात मानते हैं, तुम्हारे काम करने के लिए अपने हाथ में जो काम है वो काम तक छोड़ देते हैं।
संडे को शॉपिंग, घूमना फिरना, कितना कुछ करते हैं तुम्हारे लिए। ये मेरी एक बात नहीं मानते। पता नहीं तुमने कौन सा जादू किया है देवर जी पर, जो देवर जी तुम्हारे मुंह से निकली हुई हर बात झेल लेते हैं। दीदी मैंने कोई जादू नहीं किया आपके देवर पर, ये सब तो बस वचनों के ब्रह्मास्त्र का कमाल है। वचनों का ब्रह्मास्त्र मतलब? मुझे इनसे कोई भी बात मनवानी होती है ना, तो मैं इन्हें शादी के वचन याद दिलाती हूँ। मतलब जैसे संडे के दिन मेरा मूवी देखने का मन हुआ तो मैं मयूर जी से कहती हूँ कि उन्होंने मुझे शादी के वक्त हर संडे को मूवी दिखाने का वचन दिया था, तो बस बन जाती है मेरी बात। लेकिन शादी में तो ऐसा कोई वचन होता ही नहीं। वो हमें पता है ना, लेकिन हमारे पतिदेव तो भूल गए हैं कि उन्होंने हमें शादी में क्या क्या वचन दिए थे। बस इसी बात का फ़ायदा उठाना और अपनी बात मनवाने के लिए उन्हें शादी के 1700 वचन याद दिलाते रहना। मोना खुद तो मयूर को मनगढ़ंत वचनों में बांधकर अपनी हर एक ख्वाहिश पूरी कर रही थी। अब मोना ने अपने वचनों का ये ब्रह्मास्त्र अपनी जिठानी सलोनी को भी बताया था अगले दिन। सलोनी सुनो, मुझे शाम को ना घर आते आते देर हो जाएगी। वो हमारे ऑफिस के सारे लोग आज डिनर पर मिलने वाले हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ। हाँ हाँ, जाइए जाइए, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए। इस घर में हर कोई घूमने फिरने जाता है, मौज मजाक करता है, लेकिन कोई भी सलोनी से नहीं पूछता कि सलोनी तुम्हारा भी तो मन करता होगा अपनी जिंदगी जीने का। कोई क्यों, मेरा खुद का पति तक मुझे नहीं पूछता। सलोनी, ये क्या नया नाटक है? पिछले महीने ही तो हम गए थे डिनर पर तुम्हारे बर्थडे के दिन। ये कोई नाटक नहीं है और ना ही सिर्फ डिनर पर जाने की बात है। वो पड़ोसन ममता मुझे जला रही थी अपने पिकनिक के फोटो दिखाकर। कह रही थी वो अपने पति और बच्चों के साथ दिल्ली घूमने गई थी। उसके सामने मुझे चुप बैठना पड़ा क्योंकि शादी होकर 3 साल हो गए, लेकिन मैं तो कभी शाहपुर के बाहर भी नहीं गई। शादी के वक्त आपने मुझे कितने वचन दिए थे? कहा था पूरी दुनिया घुमाऊंगा। अरे पूरी दुनिया छोड़ो, कम से कम दिल्ली तो घुमा दो। क्या मैंने तुम्हें शादी के वक्त पूरी दुनिया घुमाऊंगा ऐसा वचन दिया था? हाँ तो, और शादी में दिए हुए वचन निभाने पड़ते हैं, नहीं तो पाप लगता है। हाँ शायद दिया है, थोड़ा थोड़ा मुझे भी लग रहा है मैंने दिया तो है ऐसा कुछ वचन। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें दिल्ली घूमने ही जाना है ना, तो अगले हफ्ते 4 दिनों का मस्त प्लान बनाते हैं, फिर ठीक है? आज तक मोना के ससुराल में सिर्फ मोना ही शादी के वचन याद दिलाकर मयूर से बातें मनवा रही थी, लेकिन अब मोना की इस पार्टी में उसकी जिठानी सलोनी भी शामिल हो गई थी। मोना, तुम्हारा ये वचनों का ब्रह्मास्त्र सच में एकदम काम की चीज़ है। कितने दिनों से मैं इनके पीछे पड़ी थी कि मुझे घुमाने ले जाओ, कहीं घुमाने ले जाओ, लेकिन ये मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। आज मैंने इनसे ये कहा कि पूरी दुनिया घुमाएंगे, ऐसा वचन इन्होंने मुझे शादी में दिया है, और अगर कोई पति शादी में दिए हुए वचन पूरे नहीं करता तो उसको पाप लगता है। फिर क्या, झट से मान गए मेरी बात। अब तुम भी ऐसे ही देवर जी को मनाओ, फिर हम 4 दिनों के लिए दिल्ली घूमने जाएंगे। हाँ तो आने दो इनको घर में, मैं भी मनाती हूँ उनको दिल्ली घूमने जाने के लिए। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब घूमने फिरने के साथ साथ कभी कभी अपने पतियों से घर के काम करवाने के लिए भी सलोनी और मोना शादी के 1700 झूठे वचनों का सहारा लेती थी। ऐसे ही एक दिन मोना के सास ससुर मंदिर गए थे और छुट्टी का दिन था, तो मयूर आशीष घर पर थे। मोना, मेरे और भैया के लिए नाश्ता लाओ और चाय भी लाना। मयूर जी, मैं रोज़ आपके लिए चाय बनाती हूँ ना, और मैं रोज़ सबके लिए सबका मनपसंद नाश्ता बनाती हूँ ना, लेकिन रोज़ ये काम करते करते हम बोर हो गए। आज हमें हमारे काम से छुट्टी चाहिए। मतलब कि आज आप हम दोनों के लिए चाय और नाश्ता बनाओगे? अरे नहीं नहीं नहीं, हमसे नहीं होगा। तो फिर वचन क्यों दिया था? जिस दिन पत्नी बोर हो जाए उस दिन पत्नी के सारे काम उसका पति करेगा। ये भी शादी का एक वचन होता है जो निभाना पड़ता है, नहीं तो पाप लगता है, पाप। इन शादी के वचनों ने तो हमें हमारी नानी याद दिला दी है। खैर चलो भैया, बनाते हैं इनके लिए चाय नाश्ता, हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। आशीष और मयूर चाय नाश्ता बनाने किचन में जाते हैं। तभी घर पर मोना और सलोनी की ननद नंदिनी आती है। नंदिनी देखती है कि आशीष और मयूर किचन से नाश्ते का ट्रे लेकर आ रहे हैं और मोना और सलोनी डाइनिंग टेबल पर आराम से बैठी है। नंदिनी को देखकर सलोनी और मोना खड़ी हो जाती है और अपने पतियों के हाथ में का ट्रे अपने हाथ में ले लेती है। नंदिनी को चाय नाश्ता परोसकर मोना और सलोनी किचन में चली जाती है। भैया, मयूर, ये क्या देख रही हूँ? जो लड़के अपने हाथों से 1 गिलास पानी तक नहीं लेते थे, आज वो लड़के अपनी पत्नी के लिए चाय नाश्ता बना रहे। काफ़ी बदलाव आ गया है अब दोनों में शादी के बाद, लेकिन अच्छा है, कीप इट अप। काय का बदलाव? ये मजबूरी है, शादी के वचनों की मजबूरी। क्या मतलब? अभी तक की पूरी कहानी आशीष और मयूर
नंदिनी को सुनाते हैं। शॉपिंग का वचन, संडे का वचन, चाट पापड़ी खिलाने का वचन। ये सब सुनकर नंदिनी अपने माथे पर हाथ मार लेती है। मुझे तो आज पता चला कि मेरे भैया इतने बुद्धू हैं कि वो अपनी पत्नियों की चाल भी नहीं समझ पाए। ये सब आप दोनों की पत्नियों ने आपसे बात मनवाने के लिए बनाए हुए मनगढ़ंत वचन है। असल में ऐसे कोई वचन होते ही नहीं। शादी के समय वधू और वर एक दूसरे को सिर्फ 7 वचन देते हैं। फिर तो हम बुरे फंस गए। चल मयूर, अभी सलोनी और मोना की खबर लेते हैं। अरे रुको रुको, इतनी भी क्या जल्दी है। आज तक आपकी पत्नियों ने जो खेल आपके साथ खेला, वो खेल आज से आप उनके साथ खेलो। जैसे उनके 1700 मनगढ़ंत वचन हो सकते हैं, वैसे आपके भी तो होंगे ना कुछ। नंदिनी अपने मायके आती है और भाइयों के सामने शादी के वचनों की असलियत लाती है। फिर क्या, शुरू हो जाता है वचनों का 2 तरफा खेल। सुनिए ना, मुझे पार्लर जाना है, कुछ पैसे दो ना। अरे तुम्हें पार्लर जाने की क्या ज़रूरत है? तुम तो पहले से इतनी सुंदर हो, और वैसे भी इस बार ना कुछ ज़्यादा ही खर्चा हुआ है। ये क्या बात हुई? शादी के वक्त आपने तो मुझे वचन दिया था कि। अरे रुको रुको, तुम मुझे हमारी शादी का कोई वचन याद दिलाओ, उससे पहले मेरा एक वचन सुन लो। तुमने भी मुझे शादी के वक्त वचन दिया था, तुम फिजूल के खर्चे नहीं करोगी, मुझसे बिना पूछे एक भी चीज़ नहीं करोगी, मेरी आज्ञा के बिना अपने मायके नहीं जाओगी, और जिस महीने मैं कम पैसे कमाऊंगा उस महीने तुम कम पैसों में गुजारा करोगी। डार्लिंग, इस महीने ना थोड़े पैसे कम है। जैसे मैं तुम्हारा हर एक वचन निभाता हूँ, वैसे इस बार तुम अपना एक वचन निभा लो। मयूर की बात सुनकर मोना बिल्कुल चुप हो जाती है। मयूर वहाँ से चला जाता है। तभी मोना तुरंत अपनी जिठानी सलोनी के पास आती है। दीदी, आज हमारे वचनों का ब्रह्मास्त्र काम नहीं कर रहा है। मैं इनसे पार्लर जाने के लिए पैसे मांगने लगी तो ये मुझे इनको दिए हुए शादी के वचन सुनाने लगे, जैसे कि कम खर्चे में गुजारा करूंगी, पति की आज्ञा का पालन करूंगी और न जाने क्या क्या। सच में ऐसे वचन होते हैं क्या? हाँ, होते तो है शायद, ऐसा कुछ मैंने भी सुना है, लेकिन पता नहीं ये शादी के वचन इनको कहाँ से पता चल गया। वो जो भी है, लेकिन अगले कुछ दिनों के लिए हमें हमारा शादी के वचनों का पिटारा बंद करना होगा, नहीं तो हमारी पोल खुल जाएगी। नहीं तो जैसे हमने बताया हुआ हर एक वचन वो निभाते हैं, वैसे हमें भी निभाना होगा। मार्केट जाने से लेकर मायके जाने तक अपने पतियों की परमिशन लेनी होगी। फिर ऐसे तो हमारे वचन हमारे ऊपर ही भारी पड़ेंगे। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है मोना। हमारे पतियों को एक के बाद एक शादी के सारे सच्चे वचन याद आ जाने से बेहतर है कि अगले कुछ दिनों तक हम हमारी शादी के 1700 झूठे वचन भूल जाते हैं। हमारे यहाँ नई नवेली दुल्हन जब शादी करके अपने ससुराल आती है तो अपने साथ कुछ सामान भी लेकर आती है। लेकिन अगर नई नवेली बहू घर में इतना सामान लेकर आ जाए कि उस सामान को रखने के लिए घर ही छोटा पड़ जाए, तो ऐसे हालातों में घर वालों का हाल कैसा होता है, चलिए देखते हैं। अरे बहू, हमने तेरे पापा को मना किया था कि हमें शादी में कोई सामान नहीं चाहिए, तो तू अपने साथ इतना सारा सामान लेकर क्यों आ गई? हमारे घर में किसी चीज की कमी थोड़ी ना थी बेटा। हाँ मम्मी जी, लेकिन मैंने ना पहले ही डिसाइड कर लिया था कि जब भी मेरी शादी होगी तो मैं अपने ससुराल में अपने साथ ये सारा सामान लेकर जाऊंगी। मुझे हर सामान बस अपनी पसंद का ही अच्छा लगता है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन जितना सामान तू अपने साथ लेकर आई है ना, उसे देखकर तो लग रहा है कि हमें एक नया घर खरीदना पड़ेगा। मेरी बात मान, तो इसमें से कुछ सामान अपने घर वापस भेज दे, लौटा दे इसे। नहीं माँ जी, घर में इतनी सारी जगह तो है सामान रखने की, सामान कहाँ ज्यादा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा सामान घर में अच्छी तरह एडजस्ट कर दूंगी। अच्छा ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। वर्षा सारे सामान को घर में एडजस्ट तो कर देती है, लेकिन उसके बाद घर में हर जगह सिर्फ और सिर्फ उसका सामान ही नजर आता है। अरे हॉल में ये इतने सारे सोफे कहाँ से आ गए? कहीं पैर रखने की भी जगह नहीं बची। अरे पापा जी, ये सोफे तो मैं अपने साथ लेकर आई हूँ, आप भूल गए क्या? हाँ बेटा, लेकिन हॉल में जब पहले से ही सोफे थे तो तुम्हें नए सोफे यहाँ पर रखने की क्या जरूरत थी? अब देखो, यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। पापा जी, इतनी सारी जगह तो है पैर रखने के लिए। पहले आप यहाँ से यहाँ पर रखिए, हाँ, और फिर वहाँ से सीधे चले जाइए। देखिए, इतनी सारी जगह है। हाँ, ठीक है बेटा। सुरेश जैसे तैसे सोफों के बीच से निकलकर अपने कमरे तक जाता है। अरे वर्षा, ये क्या कर दिया तुमने? अरे अब इन्हें क्या हो गया? क्या हुआ जी? अरे क्या हुआ जी क्या?
ये हमारे कमरे में इतना सारा सामान कहाँ से आ गया? कमरे में पहले से ही एक डबल बेड था, फिर यहाँ एक और डबल बेड रखने की जरूरत क्या थी? अरे अब मैं सामान लेकर आई हूँ तो रखना तो पड़ेगा ना, और वैसे भी डबल बेड तो मैं हमारे लिए ही लेकर आई थी, तो इसलिए मैंने कमरे में रख दिया। अरे लेकिन तुमने तो कमरे में खड़े होने के लिए भी जगह नहीं छोड़ी। कम से कम ये तो देख लेती कि कमरे में दूसरा डबल बेड रखने के लिए स्पेस है भी या नहीं। और बेड के साथ ये अलमारी, ड्रेसिंग टेबल। अरे चलो, ड्रेसिंग टेबल का तो समझ में आता है कि रूम में ड्रेसिंग टेबल नहीं था, लेकिन अलमारी तो थी ना, वो भी क्यों रख दी? अरे अलमारी तो रखनी थी ना, एक अलमारी में हम दोनों के कपड़े थोड़ी ना आएंगे। मैं तो वैसे भी अपने साथ इतने सारे कपड़े लेकर आई हूँ, आपकी इस छोटी सी अलमारी में मेरे कपड़े कहाँ से आएंगे? अच्छा ठीक है, लेकिन कम से कम इस बेड को तो यहाँ से हटा दो। अरे कमरे को थोड़ा सांस तो लेने दो। देखिए, ये कमरा सांस ले या ना ले मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने मेरे बेड को कमरे से बाहर निकाला तो मुझे सांस नहीं आएगी। रहने दीजिए ना इस कमरे में, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना हो रही है इससे। अरे यार, मुझे तो लगता है थोड़े दिन में तुम घर का हर एक कोना अपने सामान से भर दोगी। ये घर तो सिर्फ सामान रखने के लिए रह जाएगा, सोना तो हमें छत पर पड़ेगा। आप बिना क्या मजाक करते रहते हैं। गौतम उसकी बातें सुनकर वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद, वर्षा, वर्षा। अरे अब दीदी को क्या हो गया? वो तो तुम उनके पास जाओगी तब पता चलेगा ना। वर्षा। आई दीदी। वर्षा जल्दी से अपनी जेठानी नीरू के पास जाती है। क्या हुआ दीदी? अरे वर्षा, रसोई में इतने सारे डब्बे कहाँ से आ गए? पूरे किचन स्लैब पर काम करने की कहीं जगह ही नहीं बची। तुम्हें पता है ये डब्बे यहाँ पर किसने रखे? वो दीदी, डब्बे तो ये सारे मैंने ही रखे हैं। क्या? लेकिन क्यों? दीदी मैं अपने साथ लेकर आई थी ना, वो तो बहुत दिन से सामान में रखे हुए थे तो मैं भूल गई थी। कल सारा सामान देख रही थी तो ये मिल गए, इसलिए मैंने सबको रसोई में लगा दिया। अरे वर्षा, लेकिन किचन में तो ऑलरेडी इतने सारे डब्बे रखे हैं, तुम्हें नए डब्बे निकालने की जरूरत क्या है? जब भी डब्बे पुराने हो जाएंगे तब इन डब्बों को निकाल लेना। नहीं नहीं दीदी, मैंने मार्केट से ये एकदम लेटेस्ट वाले डिब्बे लिए थे। अगर मैं बाद में निकालूंगी तो इनका डिज़ाइन पुराना हो जाएगा, और मुझे ना पुरानी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रहने दीजिए ना इन्हें प्लीज़। अरे तुम बात को समझ क्यों नहीं रही हो? अगर किचन में इतने सारे डिब्बे रखेंगे तो किचन में काम कैसे करेंगे? अरे डिब्बे तो डिब्बे, तुमने नया कुकर, कढ़ाई, तवा, परात यहाँ पर क्या क्या रख दिया है। प्लीज ये सारा सामान अभी तुम वापस रख दो, जब जरूरत होगी तो निकाल लेना। नहीं दीदी, आप एक काम कीजिए, जितना भी पुराना सामान है ना इसे निकाल दीजिए। रसोई में जितनी लेटेस्ट चीज़ें होंगी उतना अच्छा होगा। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? अभी 2 साल पहले ही तो मेरी शादी में मैं ये सब कुछ लेकर आई थी। अभी तो ये सामान बिल्कुल नया का नया है, मैं भला इसे क्यों फेंक दूं? ठीक है, मत फेंकिए, लेकिन मैं अपना सामान यहाँ से नहीं हटाऊंगी। अरे तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? तुम्हें तो मम्मी जी ही समझा सकती हैं। मम्मी जी, मम्मी जी। अरे ये नीरू बहू आज मुझे क्यों याद कर रही है? चलो चल कर देखती हूँ। शर्मिला जल्दी से किचन में जाती है तो उसे वहां पर उन दोनों की बहस करने की आवाज सुनाई देती है। अरे क्या हो गया तुम दोनों में? कोई झगड़ा हो गया है क्या? दोनों इस तरह बहस क्यों कर रही हो? बहस करने की तो बात है ना मम्मी जी, मैं इसे इतनी देर से समझा रही हूँ कि अभी नए बर्तनों को वापस रख दे, जब जरूरत हो तो निकाल लियो। लेकिन ये है कि मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। आप खुद देखो ना, पूरी रसोई में डिब्बे और बर्तन ही फैले हुए हैं। ऐसे में रसोई में काम कैसे होगा? बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है बहू। वर्षा बेटा, अभी ये सारा सामान अपने पास रख ले, बाद में जब जरूरत होगी तब निकाल लेंगे। आप बिना नीरू दीदी की साइड ले रही हो। मैं इतने प्यार से इस घर के लिए ये सारा सामान लेकर आई थी और आप मुझे रसोई से हटाने के लिए कह रही हो। हे भगवान, अरे बहू तू बात को कहां से कहां लेकर जा रही है? इसमें भला किसी की साइड लेने वाली क्या बात है? मैं तो बस तुझे समझा रही थी बेटा कि अभी किचन में इतनी जगह नहीं है। नीरू बहू तू देखिए माँ जी, मुझे तो मेरे बर्तन हटाने के लिए बिल्कुल भी मत कहना। अब ये बर्तन 2 साल से इस्तेमाल होते आ रहे हैं तो मैं इन्हें कहीं पैक करके थोड़ी ना रख दूंगी। मैं पुराने बर्तनों को बिल्कुल हटाऊंगी नहीं।
इसे तो कुछ समझा भी नहीं सकती। वर्षा बहू, एक काम करते हैं, घर में एक कमरा खाली पड़ा है, वहां पर तेरे लिए एक नई रसोई बनवा देते हैं। तू वहां पर आराम से अपने सारे सामान को रख लियो। अब ठीक है? हाँ ठीक है। अरे वाह, इसका सही है। 2 आंसू बहाए तो इसके लिए नई रसोई बन गई। मेरे लिए तो मर्जी की एक नई साड़ी भी कभी नहीं आई, और इसका देखो। वर्षा की जिठानी नीरू वहां से चिढ़कर चली जाती है। शाम के समय, नीरू, नीरू, क्या हुआ जी? ये सब क्या है? यहाँ पर 2 फ्रिज, 2 टीवी, ये सब क्या हो रहा है? और यहाँ पर ये 2 पंखे किसने लगा दिए? ये सब तो मैंने लगवाया है भैया। क्या? लेकिन क्यों? क्यों मतलब? भैया, अब मैं अपने घर से इतना सारा सामान लेकर आई हूँ तो उसे घर में तो लगाऊंगी ना, वरना सब कुछ रखा रखा खराब हो जाएगा। अरे लेकिन तुम्हें ये सामान लगवाना है तो अपने कमरे में लगवाओ ना, यहाँ ये सब क्यों लगवा रही हो? यहाँ पर तो पहले से ही टीवी और एसी है। मैंने अपने कमरे में भी लगवा दिया भैया, मैं 2 लेकर आई थी ना। अगर आप इसे समझाने के बारे में सोच रहे हो ना तो भूल जाओ, आपकी कोई बात नहीं समझने वाली है। क्या दीदी, आपने अभी कुछ कहा क्या? अरे नहीं, मैं भला क्या कहूंगी, मैंने कुछ नहीं कहा। वर्षा, वर्षा कहाँ हो तुम? अरे अब इन्हें क्या हो गया? लगता है कोई सामान नहीं मिल रहा होगा, इसीलिए मुझे बुला रहे हैं। वर्षा जल्दी से कमरे में जाती है। क्या हुआ गौतम जी, आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? तुम मुझे ये बताओ कि ये सब क्या है? अभी तक तो तुमने कमरे में एक्स्ट्रा बेड, एक्स्ट्रा अलमारी रखी थी, अब यहाँ पर ये इतने सारे बैग्स कहाँ से आ गए? कमरे में जो थोड़ी बहुत जगह बची थी वो भी इन बैग्स ने घेर ली। क्या है ये? अरे इन बैग्स में तो मेरे कपड़े हैं। अगर इन बैग्स के अंदर तुम्हारे कपड़े हैं तो फिर अलमारी के अंदर क्या है? अलमारी के अंदर भी मेरे कपड़े हैं, लेकिन इन बैग्स के अंदर मेरे बिल्कुल नए वाले कपड़े हैं। शादी से पहले मैं दुकान पर गई थी ना, तो वहाँ पर मुझे बहुत सारे कपड़े पसंद आए थे, लेकिन उन्होंने मुझे उस टाइम में कुछ कपड़े नहीं दिए थे और कहा था कि जब नया स्टॉक आएगा तो हम सारे कपड़े आपके एड्रेस पर सेंड कर देंगे। उनका स्टॉक आ गया तो उन्होंने मुझे सारे कपड़े भेज दिए। उस दिन जब हम दोनों ने तुम्हारी साड़ियाँ अलमारी में रखी थी तो टोटल 117 साड़ियाँ थी, उसके बाद भी तुमने अपने लिए कपड़े लिए? अरे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम इतने कपड़े पहनोगी कहाँ? मुझे तो लगता है थोड़े दिन बाद कमरे में जो सोने की जगह बची है ना वो भी नहीं रहेगी, उसमें भी तुम कुछ ना कुछ सामान लाकर रख दोगी। थोड़े दिन के बाद तो बेड के ऊपर सोफे रखे जाएंगे और सोफे के ऊपर टीवी। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, बेड के ऊपर कोई सोफ़ा थोड़ी ना लगता है, और वैसे भी सोफ़े को तो मैंने हॉल में रख दिया है, तो सोफ़ा रखने की अब टेंशन नहीं है। वर्षा, वर्षा! अरे अब दीदी को क्या हो गया? पता नहीं इस घर में हर कोई बार बार मुझे क्यों आवाज़ लगाता रहता है। वो तो अब बाहर जाकर ही पता चलेगा। दोनों बाहर जाते हैं। क्या हुआ दीदी, खाना बनाने में आपकी मदद करूँ क्या? वैसे मैंने सबके लिए पालक पनीर की सब्जी और दाल तड़का बना दिया है। वो तो तुमने बहुत अच्छा किया वर्षा, लेकिन ये क्या है? ये तो डाइनिंग टेबल है। वो तो मुझे भी दिख रहा है कि ये डाइनिंग टेबल है, लेकिन घर में जब एक डाइनिंग टेबल है तो फिर दूसरा डाइनिंग टेबल क्यों रख दिया? अब सब लोग एक ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाएंगे ना, 2 डाइनिंग टेबल रखने की क्या जरूरत है? लेकिन दीदी, अब मैं अपने साथ डाइनिंग टेबल लेकर आई हूँ तो उसका यूज़ तो करना पड़ेगा ना, वरना ये इतना सुंदर डाइनिंग टेबल रखा रखा खराब हो जाएगा। लेकिन वर्षा, तुम्हारे सामान की वजह से घर में इतनी सी भी जगह नहीं बची है। अरे कम से कम हम लोगों के बारे में तो थोड़ा सोच लो। देखो दीदी, अगर घर में जगह नहीं होती ना तो ये डाइनिंग टेबल यहाँ पर आ ही नहीं पाता। ये डाइनिंग टेबल यहाँ पर आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि घर में बहुत सारी जगह है, और अगर स्पेस की इतनी प्रॉब्लम है तो हम ये पुराना वाला डाइनिंग टेबल यहाँ से हटा देते हैं, इसे कबाड़ी वाले को बेच देते हैं ना। ये तुम क्या कह रही हो वर्षा? अभी पिछले साल ही हमने ये नया डाइनिंग टेबल लिया था और तुम इसे कबाड़ी वाले को बेचने के लिए कह रही हो? यार मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम घर में इतना सामान लेकर आई ही क्यों? मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, इस सामान को वापस भेज दो, नहीं तो कुछ दिनों में घर में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ प्रॉब्लम ही होगी। आपको ये डाइनिंग टेबल यहाँ से नहीं हटाना ना, मत हटाइए, मैं भी नहीं हटाऊंगी। अब से सुबह का नाश्ता पुराने वाले डाइनिंग टेबल पर होगा और रात का डिनर नए वाले डाइनिंग टेबल पर। प्रॉब्लम खत्म। वर्षा की बात सुनकर तो गौतम चुपचाप वहां से चला जाता है,
लेकिन कमरे की ऐसी हालत देखकर उसका दिमाग बुरी तरह चकरा जाता है। अरे यार, ये क्या हाल बनाकर रख दिया है इस कमरे का। इतना सामान हो गया है कमरे में कि सांस लेने में भी घुटन हो रही है। ये तो अपना सामान यहाँ से हटाएगी नहीं। मैं ही अपनी अलमारी गेस्ट रूम में रख देता हूँ, कम से कम कमरे में थोड़ा तो स्पेस रहेगा। गौतम अपनी अलमारी को गेस्ट रूम में शिफ्ट कर देता है, लेकिन अगले दिन जब वो अपने ऑफिस से घर आता है तो उसे अपनी अलमारी फिर से अपने कमरे में ही मिलती है। अरे मैंने कल ही तो इस अलमारी को यहाँ से हटाया था, ये यहाँ पर वापस कैसे आ गई? मैंने रखवाया है इसे यहाँ पर। अरे लेकिन क्यों? कमरे में स्पेस ही नहीं था, इसीलिए तो मैंने इसे गेस्ट रूम में रखा था। और इसमें मेरे ही तो कपड़े थे, तो रहने देती ना इसे वहाँ। क्या प्रॉब्लम थी तुम्हें? अरे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं थी, लेकिन उस दिन मेरे जो कपड़े आए थे ना, वो मेरी अलमारी में आ नहीं रहे थे, तो मैंने अपने सारे कपड़े आपकी अलमारी में रख दिए। लेकिन मेरी अलमारी तो पहले ही कपड़ों से भरी थी, तुमने उसमें अपने इतने सारे कपड़े कैसे रखे? अरे आपकी कपड़ों को मैंने बैग्स में भरकर गेस्ट रूम में रख दिया है, आप वहाँ से कपड़े ले लेना। अलमारी में मेरे कपड़े आ गए, हाँ सारे के सारे। वर्षा की बात सुनकर गौतम को तो समझ में नहीं आता कि आखिर वो कहे तो बेचारा क्या कहे, लेकिन अब पानी उसके सर से ऊपर चला गया था। अब तो हद पार हो गई है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना कुछ दिन में ये मुझे भी उठाकर गेस्ट रूम में रख देगी। लेकिन आखिर करूँ तो क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा सुनिए ना, कल मेरे मम्मी पापा और भैया घर पर आ रहे हैं, तो आप ज़रा ऑफिस से जल्दी घर आ जाना। अच्छा ठीक है, आ जाऊँगा। अरे हाँ, मिल गया आइडिया। अब देखना वर्षा, मैं क्या करता हूँ, एक ही बार में सब ठीक हो जाएगा। तुम खुद ब खुद सारा एक्स्ट्रा सामान वापस भेज दोगी। गौतम अगले दिन जल्दी ऑफिस से घर वापस आता है और तैयार हो जाता है। अरे कहाँ रह गए आप? मम्मी पापा और भैया आ गए हैं, आप भी जल्दी से आ जाइए ना। हाँ बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, तुम जाओ। गौतम थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आता है। उसे देखकर सब लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। अरे बेटा, ये क्या पहना है तुमने? हाँ जीजा जी, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं आपने? आप हमारे साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं सुमित, मैं भला किसी के साथ कोई प्रैंक क्यों करूँगा। अरे तो फिर आपने ये साड़ी क्यों पहनी है? अच्छा ये तो मैंने इसलिए पहनी है क्योंकि मुझे मेरे कपड़े मिल नहीं रहे थे। वर्षा ने मेरी अलमारी में से मेरे कपड़े निकाल कर अपने कपड़े रख दिए। अब उसने मेरे कपड़ों को बैग्स में भरकर गेस्ट रूम में कहीं रख दिया। मैंने कितनी देर कपड़े ढूंढे, लेकिन मुझे कहीं मिले ही नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी में अलमारी में जो भी मिला मैं वही पहन कर आ गया। क्या? हाँ, वर्षा तो किचन में खाना बना रही थी, इसलिए मैं उससे कुछ पूछ ही नहीं पाया। अब जल्दी जल्दी में मुझे जो भी मिला मैंने पहन लिया। और वैसे भी अगर वर्षा भी गेस्ट रूम में कुछ ढूंढने के लिए जाती ना तो उसे भी वहाँ कुछ नहीं मिलता। वहाँ पर कितना सारा सामान रखा हुआ है, इतना कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। मेरे कपड़े तो फिर वहाँ कोई कैसे ढूंढ पाता। लेकिन बेटा, तुमने घर में इतना सारा सामान रखा क्यों है कि तुम्हें अपने कपड़े भी समय पर ना मिले? अरे नहीं नहीं पापा जी, आप गलत सोच रहे हैं। इतना सारा सामान मैंने थोड़ी ना रखा है, ये तो वर्षा ने रखा है। जो सामान वो शादी में लाई थी वही सब सामान वहाँ पर रखा हुआ है। अरे वहाँ पर क्या, सामान यहाँ भी है, हर जगह है घर में। ये देखिए, 2 सोफा सेट, 2 डाइनिंग टेबल, 2 टीवी, 2 फ्रिज, 2 एसी। अरे अब तो हमारे घर में किचन भी 2 हो गई। एक किचन में सारा सामान आ नहीं रहा था ना, तो वर्षा के लिए दूसरी किचन बनवा दी। अरे वर्षा बेटा, जब घर में इतनी जगह नहीं थी, सामान को स्टोर रूम में ही रहने देती ना, बाद में निकाल लेती। देखो तो तुम्हारी वजह से दामाद जी को साड़ी पहननी पड़ रही है। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं पापा जी, कोई बात नहीं। मुझे तो ये साड़ी बहुत कंफर्टेबल लग रही है। मैं सोच रहा हूँ जिस दिन मुझे अपने कपड़े नहीं मिलेंगे ना, मैं तो ऑफिस भी साड़ी पहन कर जाऊँगा। और मुझे तो लगता है मुझे रोज़ ही कपड़े नहीं मिलने वाले, तो अब से मैं हर रोज़ तुम्हारी साड़ियाँ पहनकर ऑफिस जाऊँगा वर्षा। ये सब देखकर वर्षा की आंखें तो शर्म से ही गिर जाती है। अगली सुबह वो खुद ही सारे सामान को घर से हटवाकर स्टोर रूम में रख देती है। बस ज़रूरत के सामान को घर के अंदर रखती है, जिससे घर वालों को भी थोड़ा सुकून मिल जाता है। और गौतम का ये प्लान आखिरकार वर्षा को सुधारने में कामयाब हो ही जाता है।
शीला अपने तीनों पोते पोतियों के साथ बैठी है और उन्हें एल्बम में कुछ दिखा रही है। ये देखो बच्चों, ये तुम्हारे दादाजी और ये है उनके पिताजी यानी कि मेरे ससुर जी, और ये है ससुर जी के पिताजी की फोटो। ये हमने उस समय निकलवाया था जब बड़े बड़े कैमरा हुआ करते थे, आज की तरह नहीं। ये हाथ में लिया और सेल्फी ले ली। दादी, सारे दादाजी एक जैसे क्यों लग रहे हैं? अरे एक जैसे तो लगेंगे ही ना, एक ही खानदान के जो है बेटा। तुम दोनों भी उनके जैसे ही लगोगे जब बड़े हो जाओगे। इसका मतलब जो एक खानदान के होते हैं वो एक जैसे होते हैं। हाँ बिल्कुल, एक ही खून होने की वजह से एक जैसे ही दिखते भी है। तुम्हारे पापा की तो हर आदत और पसंद भी अपने दादाजी जैसी थी। इसका मतलब है कि मैं भी आपके जैसी हो जाऊंगी दादी जब बड़ी हो जाऊंगी। हो भी सकता है पिंकी ऐसा। नहीं नहीं, मुझे आपके जैसा नहीं होना। सारा दिन चिक चिक करती रहती हैं आप। बदमाश, मैं कहाँ चिक चिक करती हूँ कभी। अरे चिंटू, पिंकी, खाना खाया तुम लोगों ने? अरे कहाँ से खाएंगे, अभी तो तुमने पूछा है। पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है तुम दोनों का। देखा, अभी शुरू कर दी चिक चिक दादी ने। ऐसा नहीं कहते पिंकी। चलो बच्चों, खाना खा लो, जाओ। मम्मा, मुझे वो कार्टून चला कर दो ना प्लीज। हाँ हाँ चलो, मैं लगा देती हूँ, आ जाओ। सारा दिन कार्टून देखता रहता है बस। दादी, सारा का देखता हूँ, बस थोड़ी देर तो देखता हूँ। पूरा दिन तो स्कूल और ट्यूशन में ही चला जाता है। हाँ माँ जी, बच्चे हैं, थोड़ा सा मनोरंजन तो इन्हें भी चाहिए ना। आजकल की लड़कियों को सब आसान काम चाहिए कि हम अपना मोबाइल चलाएं और हमारे बच्चे टीवी देखते रहे। अरे हमारे ज़माने में तो हम बच्चों को पीठ पर बांध कर काम करते थे। चलो फिर हम भी चढ़ते हैं दादी की पीठ पर। आ जाओ सब। अरे अरे बच्चों, मेरी जान निकल जाएगी, क्या कर रहे हो, उतरो। नहीं, हम भी अब यहीं बैठकर मजे करेंगे पापा की तरह। अरे दिव्या बहू, इन्हें ले जा, मेरी जान निकाल देंगे ये बच्चे। अरे जाओ जाओ, कार्टून देखो, जाओ। चलो बच्चों, आ जाओ। शीला की 2 बहुएं थी और 3 पोते पोतियां। वैसे हर दादी की तरह और सास की तरह शीला भी अपने ज़माने की बातें बहुओं को ज़रूर सुनाया करती थी कि हम तो बच्चों के साथ ऐसा करते थे, वैसा करते थे। लेकिन दिव्या और निशा फिर भी अपने तरीके से ही बच्चों को पालती थी। भाभी, आपने क्या बनाया है आज खाने में? मैंने ना आज दाल चावल बनाए हैं और बच्चों के लिए पास्ता। अरे भाभी, बच्चों को हेल्दी खाना खिलाया कीजिए ना, उनकी सेहत के लिए अच्छा है। वैसे भी आजकल बच्चे बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं। अरे बच्चे हैं, इस उम्र में भी उन्हें सब कुछ ना खाने दे तो कब खाएंगे। पर भाभी, उनके लिए ये पास्ता, मैगी, बर्गर ये सब अच्छा नहीं है। मेरे गोलू को देखिए, मैं कभी ये सब बना के ही नहीं देती। उसे तो मैं हेल्दी खाना ही देती हूँ हमेशा। हाँ वो बात सही है, लेकिन मैं कौन सा बच्चों को बाहर का खाना दे रही हूँ, घर में ही तो बना के देती हूँ सब कुछ। और उनका बचपन उन्हें जीने देना चाहिए। हम भी तो कितनी सारी चीजें खाते थे बचपन में, है ना। तब की बात अलग थी भाभी, तब इतनी सारी बीमारियां नहीं थी। अरे कुछ नहीं होता, तुम खामखा चिंता कर रही हो। आपकी मर्जी, मैं तो अपने गोलू को ना दूँ ये सब। ठीक है चलो, अब टेबल पर खाना लगा दो, सब लोग आ गए हैं खाने के लिए। अरे ये बच्चे क्या खा रहे हैं? माँ जी, मैंने बच्चों के लिए पास्ता बनाया है। आपको पता है ना, वो दाल चावल खाने में कितने नखरे करते हैं। अरे दाल चावल में ही तो शक्ति है, इस पास्ता में थोड़ी ना है। माँ जी, इसमें भी सारी सब्जियां डाली हैं, जिसमें उनको पौष्टिक तत्व मिल जाएंगे। दिव्या, तुम बच्चों को बहुत छूट दे रही हो। सच में ऐसे तो वो और बिगड़ते जाएंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, अब जो बच्चे खाते हैं वही तो बनाऊंगी ना मैं। मैंने तो गोलू के लिए रागी का थेपला बनाया है, जिससे उसे सारे प्रोटीन्स मिल सके। भाभी, चिंटू की आंखों को क्या हुआ? कब से देख रहा हूँ आंख मसले जा रहा है। इसकी आंखों से पानी भी आ रहा है कब से। हाँ अनुज सही कह रहा है, कुछ हुआ है क्या इसकी आंखों को? नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ, कल ना मैं डॉक्टर को दिखा लाती हूँ। इसकी आंखों को देखकर लग रहा है कि इसे चश्मा आने वाला है। क्या चिंटू को इस उम्र में चश्मा? हे भगवान, हम कल ही डॉक्टर के पास जाते हैं और दिखा लाते हैं इसे। हाँ ठीक है। निशा का अंदाजा सही था। डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला कि चिंटू को चश्मा लग गया है। उसके घर आते ही सबकी नजरें अब चिंटू पर ही टिक गई और उंगली उठने लगी दिव्या पर।
देखो भाभी, मैं कहती थी आपको कि इसे ज्यादा टीवी मत देखने दीजिए। देखिए अब लग गया ना चश्मा। हाँ, जब देखो कार्टून चला के दे देती थी, लग गया ना चश्मा अब। अरे माँ जी, मैंने कब इसे बार बार टीवी चला के दिया है? मैं तो बस थोड़ी देर के लिए ही देती थी। अब वो तो बच्चे देखेंगे ही ना। भाभी मैं अब भी कह रही हूँ, इसे पौष्टिक आहार खिलाइए, वरना आगे चलकर पिंकी को भी लग सकता है चश्मा। मैं इन दोनों को पौष्टिक आहार ही खिलाती हूँ, लेकिन बच्चों को हर वक्त पौष्टिक तो नहीं खिला सकते। देखो अभी भी ये बहस किए जा रही है। अरे तुझे ध्यान रखना चाहिए बहू। माँ जी, मैं इन दोनों का पूरा ध्यान रखती हूँ। और वैसे भी चिंटू की पापा को और अनुज को भी तो चश्मा है ना, इसका मतलब आप भी उनका ख्याल नहीं रखती थी। अरे उस वक्त तो टीवी इतनी होती ही नहीं थी, ये तो दोनों पढ़ाई ज्यादा करते थे इसलिए चश्मा लग गया उन्हें। लेकिन चिंटू तो इतनी पढ़ाई भी नहीं करता, इसका मतलब आंखें टीवी देखने की वजह से ही खराब हुई है इसकी। अभी भी देखो ना कैसे टीवी में कार्टून देख रहा है। अरे वो थक कर स्कूल से आया है, थोड़ी देर तो टीवी देखेगा ना, इसमें बुराई क्या है? आपकी मर्जी भाभी। बोलू चलो, तुम्हें टीवी नहीं देखनी बेटा, समझे? मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ। चिंटू को चश्मा लगने से सारी उंगलियां दिव्या पर ही उठने लगी थी। हालांकि उससे तो नहीं लग रहा था कि इसमें उसकी कोई गलती है, लेकिन अब पिंकी को भी चश्मा लगा। फिर तो सारे घर वालों ने जैसे उसे चक्रव्यूह में घेर लिया। दिव्या, तुमने पिंकी का भी ध्यान नहीं रखा, देखो अब उसे भी चश्मा लग गया। अरे चिंटू तो फिर भी लड़का है, लेकिन पिंकी तो लड़की है, उसकी तो खूबसूरती ही बिगड़ गई। अब शादी में कितनी तकलीफ होगी, कौन लेगा चश्मे वाली बहू। अरे माँ जी, आजकल सबको चश्मा लग जाता है, आप दोनों को भी तो है, इसमें हम लोग शादी की बात क्यों कर रहे हैं? भाभी लेकिन ये दोनों अभी छोटे हैं, ऐसे में आपको इनका ध्यान रखना चाहिए था। मैंने कहा था इन्हें ज्यादा टीवी मोबाइल मत दो। अरे मैंने इन्हें कभी मोबाइल नहीं दिया, बस ज्यादा से ज्यादा कभी कभी गेम खेल लेते हैं। भाभी आप मानो या ना मानो, लेकिन आपकी गलती तो है। गोलू को देखो ना टीवी देखता है ना ही मोबाइल। हर वक्त मैं उसे एक नई एक्टिविटी करवाती हूँ, पौष्टिक खाना खिलाती हूँ। चिंटू और पिंकी की तरह नहीं, जो मन किया वो खिला दिया। इसे हरी सब्जियां खिलाती ना तो ऐसा नहीं होता। अब से चिंटू और पिंकी हरी सब्जियां खाएंगे और ना ही मोबाइल देखेंगे और ना ही टीवी। बच्चों पर इतना सख्त होना सही नहीं है, आप समझ नहीं रहे। अरे बस आकाश ने कह दिया ना, अब से ऐसा ही होगा। दिव्या की बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। घर में बच्चों के थोड़ी देर टीवी देखने पर भी बंदिश लगा दी गई, जिससे बच्चे और भी ज्यादा चिड़चिड़ हो गए। मम्मी सारा दिन पढ़ाई करके हम थक जाते हैं, प्लीज थोड़ी देर टीवी देखने दो ना। बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारे पापा ने मना किया है। मम्मी बस हम थोड़ी ही देर देखेंगे टीवी, पक्का। सॉरी बेटा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। सच में तुम्हारे पापा और दादी को पता चल गया ना तो वो मुझे ही सुनाएंगे। दिव्या बच्चों की हालत समझ रही थी, लेकिन घर वालों को समझा नहीं पा रही थी। लेकिन इन सब के बीच एक और चीज हुई जिससे सारा घर परेशान हो गया। अरे गोलू को चश्मा कैसे लग सकता है? वही तो देखिए ना माँ जी, वो तो टीवी भी नहीं देखता, पौष्टिक खाना भी खाता है, फिर भी उसे चश्मा लग गया कैसे? वो इसकी वजह से। अरे तो ये एल्बम क्यों लाई है? आप इसमें देखिए ना, हमारे ससुर जी, उनके पापा सबको चश्मा है। अरे इससे क्या लेना देना? जब गोलू को चश्मा लगा तो मैं डॉक्टर से मिलने गई थी। उन्होंने कहा कि इसकी वजह ज्यादा टीवी देखना या प्रोटीन की कमी नहीं है, बल्कि ये हेरिडिटरी है, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना वारसागत। जो आदत या गुण हमें पुरखों से मिला हुआ होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। इसलिए आकाश और अनुज को भी चश्मा है और इनके बच्चों को भी है। और हम समझ रहे थे कि ये सब टीवी देखने की वजह से है। एक माँ अपने बच्चों के लिए कभी गलत डिसीजन नहीं लेती, चाहे मैं उसे थोड़ी देर टीवी देखने दूँ या कुछ बाहर खेलने भेजूं, या फिर निशा ही क्यों ना हो जो अलग तरीके से पालना चाहती है। एक माँ जानती है कि उसके बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत। आई एम सॉरी भाभी, मैंने पता नहीं आपको क्या क्या सुना दिया। कोई बात नहीं। और मैं भी सॉरी बहू, पता नहीं क्यों मेरी आदत जाती ही नहीं चिक चिक करने की। दादी वो भी लगता है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती ही जाएगी। नहीं नहीं, मैं दादी की तरह चिक चिक नहीं करूंगी, समझे? हाय रे, बहू ने तो पूरी की पूरी छत लौकी से भर दी है। क्या करें जी? कुछ नहीं, बस जैसे गांव में खेतों में आग लग जाती थी ना, वैसे ही छत पर कुछ करना होगा। अब क्या था,
बहू की लौकी से परेशान सास ससुर ठान लेते हैं कि वो लोग किसी भी तरह लौकी की खेती को तबाह कर देंगे। लेकिन बहू थी कि माँ जी एक खुशखबरी है। पर सास तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेती, क्योंकि उसे तो खुशखबरी पता है कि क्या हो सकती है। वही लौकी की कोई नई डिश बनाई होगी। रहने दे बहू, हमें नहीं खानी तेरी खुशखबरी। कैसी बात कर रही है माँ जी, घर में फूल खिलने वाला है, आप जानती है इसका मतलब। हाय रे, सास इसका मतलब न जानी ये कैसे हो सकता है। हाँ, पता है बहू, पता है। तू ये कहना चाह रही है कि हमारे आंगन में हाँ, और छत में भी फूल खिलने वाला है माँ जी, नया फूल यानी नया मेहमान। अरे बहू जीती रहे, खुश रहे। मैं तो कहती हूँ अब बार बार छत की सीढ़ियाँ चढ़ना बंद कर दे। मैं अभी तेरे ससुर जी को बोल देती हूँ तेरी लौकी की खेती का ख्याल रखे, क्योंकि तू तो अपना ख्याल रखेगी ना। जी माँ जी, मैं तो अपना भी रखूँगी और उस फूल का भी रखूँगी। और अगर मैं ही छत पर ना गई तो लौकी की नई बेल में जो फूल आ रहा है उसका ख्याल कौन रखेगा। सास हैरान कि बहू रानी ये क्या बात कर रही हो, कहाँ, किसने, कौन सा फूल। बहू सास के मन की बात जान लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। कौन सा फूल समझ लिया था आपने। माँ जी, मैं तो लौकी के फूल की बात कर रही हूँ। सास गुस्से से पैर पटकती वहां से निकल जाती है। पूरे मूड की माँ बहन कर दी इसने। तभी कहीं से पड़ोसन की आवाज आती है। अरे बहू, वो तो दूर से दिखता है कि तुमने लौकी लगा रखी है। वो क्या है ना, मीरा के पापा को मलेरिया हो गया है, डॉक्टर ने ताज़ी लौकी की सब्जी खाने को कहा है, तो ज़रा रोज़ 2 लौकी दे दिया करना। हाँ, क्यों नहीं बहन जी, सारी ले जाइए, हम तो खा खा कर थक गए हैं। सारी ले जाइए। वाह माँ जी, आप तो जानती हैं कि मेरी पसंद सिर्फ लौकी ही है, फिर भी ऐसी बात कर रही हैं। ना जी ना, आंटी जी 1 लौकी मैं दे सकती हूँ, वो भी बीमारी का बहाना लेकर आप आई हैं ना, इसलिए। पड़ोसन भी 1 लौकी में तैयार हो जाती है। फिर एक दिन वो भी आता है जब छत पर सिर्फ 1 ही लौकी लगी थी। ए जी, खुशखबरी है, आज छत पर सिर्फ 1 ही लौकी लगी है, और वो भी बीमार पड़ोसी को जाएगी। आज तो हम लोगों को कुछ और खाने को मिलेगा। हाँ। भाग्यवान, ये तो सच में खुशखबरी है। लेकिन ये क्या, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन रोज वक्त पर लौकी लेने आने वाली पड़ोसन आज न जाने कहाँ मर गई। लोगों को तो पति की बीमारी से भी कोई लेना देना नहीं। अरे बीमार पति को लौकी नहीं देना क्या इस मरी पड़ोसन ने। अरे किसी काम से नहीं आ पाई होगी, लाओ तोड़कर मुझे दे दो, मैं देकर आता हूँ लौकी। हाँ माँ जी, पर आज तो 1 ही लौकी है। अरे तो क्या बीमार आदमी ना खाए हैं? अरे एक तेरी लौकी से किसी की जान बचती है तो नहीं बचानी क्या जान उसकी, बता दे मुझे। बहू भी मन मार कर लौकी दे देती है। ससुर जी लौकी लेकर जा रहे थे कि बहू पीछे से आवाज देती है, ससुर जी रुक जाइए। ससुर को लगता है कि कहीं बहू का विचार तो नहीं बदल गया, कहीं वो लौकी देने से मना तो नहीं करेगी। ससुर बहू की एक नहीं सुनता और जल्दी जल्दी घर से बाहर निकल जाता है। क्या हो गया बहू, कैसी है तू, क्यों लौकी देने से इतना कतरा रही है। माँ जी ये बात नहीं है, मैं तो सिर्फ ससुर जी को ये कहना चाह रही थी कि लौकी देने के बाद घर में कोई सब्जी नहीं बचेगी तो कोई हरी सब्जी ही लेते आइएगा, लेकिन उन्होंने तो मेरी एक ना सुनी। अरे बहू ये बात थी, अरे तो जोर से चिल्ला कर बोल देती ना, क्यों नहीं बोला। अब क्या होगा। होगा क्या, अब वही कल की लौकी खानी पड़ेगी जो रात में बनाई थी। चलिए, मेरी आज सब्जी बनाने की ड्यूटी से छिट्टी। अरे फूटी किस्मत। कहते हैं ना भाग्य में लिखी हो लौकी तो कहाँ से आए गोभी। कहावत भले ही सही ना लगे, लेकिन आप तो जनाब भाव पकड़िए कहानी का। अब अगले रोज, बहू वो सुमित के बॉस के घर खाना है, बुला रहे हैं हमें, याद है ना कौन से बॉस। आप लोगों को तो याद है ना, वो बॉस जिसकी बीवी को लौकी खिला खिलाकर इसने पति की नौकरी छुड़वा दी थी।
लेकिन सरकारी नौकरी लगने के बाद हमारी तोरी बहू के पति का एक्स बॉस भी ठीक हो गया था। अब आगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उनके घर तो जाना ही चाहिए खाना खाने के लिए। लेकिन सुनिए जी, जैसे उन लोगों ने शर्त रखी थी ना, खाने में लौकी नहीं होनी चाहिए। आप भी बोल दो साफ साफ, लौकी के बिना कुछ नहीं बनना चाहिए। आखिर अब हम लोग भी तो बराबर के हो गए हैं, क्यों? खैर, बात हो जाती है और ये परिवार जाता है बॉस के घर खाना खाने के लिए। अरे भाभी जी, आइए आइए, कैसी हैं आप? अब भी आप लौकी ही खाती हैं या आपके शौक बदले थोड़े थोड़े? तोरी बहू तो पूरी ऐंठ में थी, वो किसी से कम थोड़ी ना थी। मेरे शौक क्यों बदले? शौक बदले मेरे दुश्मन के। वैसे खाने में लौकी है ना? हाँ हाँ भाभी जी, मुझे याद है, आपने तो मुझे पानी भी लौकी के फ्लेवर का पिलाया था, तो आपको मैं कैसे लौकी से दूर रख सकती हूँ? सभी खाना खाते हैं। सास धीरे से पति को कहती है, देखो जी, कितना अच्छा है ना, कम से कम इसी बहाने लौकी से तो छुटकारा मिला। सही बात है भाग्यवान, मैं तो लौकी की ओर देख भी नहीं रहा हूँ। अरे भाभी जी, आपके लिए स्पेशल लौकी बनाई है मैंने। वो क्या है ना, इसलिए थोड़ी सी ही बनाई क्योंकि कोई और तो खाता भी नहीं। ये सस्ती सी गरीबों वाली सब्जी है ना, इसलिए। अच्छा, सस्ती ही सही, लेकिन सेहत के लिए लाजवाब है लौकी। ना खाए कोई मेरी बला से। लाइए, मुझे पकड़ाइए ये डोंगा। बस फिर क्या था, लग जाता है खाना। सब खाना पीना खाकर जा रहे थे कि बॉस की बीवी जोर जोर से हंसने लगती है। सभी हैरान कि भाई क्या हो गया। अरे क्या हो गया, क्यों मंत्रा के जैसे हंसी जा रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसी। अच्छा आना फिर, ओके। सभी घर आते हैं, रात होती है और सभी सो जाते हैं कि अचानक से, हाय रे, मेरा पेट क्या हो गया? क्या हो गया? अरे क्या हो गया, रो क्यों रही हो? पता नहीं क्या हो गया, पेट दर्द के मारे फटा जा रहा है। न जाने उस बॉस की बीवी ने क्या क्या मिला रखा था खाने में। उन पर क्यों शक कर रही हो? भाभी जी ने तो तुम्हारे लिए स्पेशल लौकी बना रखी थी। लेकिन जाते वक्त उनकी हंसी सब बता रही थी। कैसे कैसे उन्होंने पिछली बार का बदला लिया। हाय रे मेरा पेट, डॉक्टर के पास ले चलो। पति बीवी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ इनको किसी चीज़ में मिलाकर जमाल घोटा दिया गया है। अब तो 2 दिन तक इनका पेट अपसेट ही रहेगा। लग रहा है किसी ने बदला लिया है किसी बात का। लेकिन जिस भी चीज़ में मिलाकर खिलाया गया है ना, वो अब ये कम से कम 4 महीने ना खाए, वरना इन्फेक्शन बढ़ सकता है। मैं ना कहती थी, तुम्हारे बॉस की बीवी ने ही बदला लिया है। लौकी में जमाल घोटा मिला कर। अच्छा, लौकी में मिलाया था, तो लौकी 4 महीने नहीं खाने। हाँ, घर आकर पति माँ और पिता को सारी बात बताता है। माँ दौड़कर किचन में जा रही थी कि कहाँ जा रही है माँ जी? वो कल लौकी नहीं बनेगी ना, तो छोले भिगो देती हूँ बहू। कल तो हम छोले भटूरे खाएंगे जी।